नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, यूपी लेखपाल की तैयारी आपकी निरंतर जारी है और आप सभी की जो मांगे थी सिलेबस को लेकर, कंटेंट को लेकर, उन्हें लगातार पूरा करने की कोशिश की जा रही है। ग्राम्य समाज एवं विकास एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके सिलेबस का और इस सिलेबस में ज़्यादातर जो प्रश्न पूछे जाते हैं, विगत परीक्षाओं का अनुभव देखा जाए तो वो योजनाओं से जुड़े हुए होते हैं कि किस प्रकार की योजनाएं केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई हैं ग्राम्य समाज एवं विकास के लिए। तो उसी श्रृंखला को हम जारी रखेंगे। आज पार्ट 2 लेकर आए हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, पूरा टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा और उसका लिंक आपको यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके देखने को मिलेगा। रही बात पीडीएफ की, तो आपको स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके पीडीएफ के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ की क्वालिटी वैसी ही होगी जैसी आपको स्क्रीन पर दिखती है। इसी तरीके से बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट आपको वहां पर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन। प्रश्न है आपका कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रति व्यक्ति कितना अतिरिक्त अनाज मुफ्त में दिया जाता है। सही उत्तर है आपका ए 5 किलोग्राम प्रति माह। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पीएमजीकेएवाई के तहत पात्र लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया जाता है। यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिलने वाले राशन के अतिरिक्त है। इस योजना का उद्देश्य कोविड-19 महामारी और उसके बाद के समय में गरीबों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना था। अगला प्रश्न है आपका कि श्रेष्ठ योजना के तहत प्रति वर्ष कितने छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। सही उत्तर है आपका यहाँ पर ए लगभग 3000। श्रेष्ठ योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष लगभग 3000 छात्रों का चयन किया जाता है और उन्हें निजी आवासीय स्कूलों में प्रवेश दिया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का उद्देश्य क्या है। सही उत्तर है आपका ए समस्त गो जातीय आबादी की सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना गायों और गो जातीय आबादी के संरक्षण, सुरक्षा और विकास के लिए की गई थी। इसका उद्देश्य पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाना तथा देसी नस्लों का संरक्षण करना है। अगला प्रश्न है आपका कि स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण का लक्ष्य क्या है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी ग्राम पंचायतों को खुले में शौच मुक्त ओडीएफ बनाना। मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज में सुधार करना और ग्राम पंचायतों को खुले में शौच मुक्त बनाना था। यह मिशन 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि नमामि गंगे योजना के कितने स्तंभ हैं। सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए 8। नमामि गंगे योजना के मुख्य 8 स्तंभ हैं, जिनमें सीवेज ट्रीटमेंट, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, नदी की सतह की सफाई, जैव विविधता, वनीकरण, जन जागरूकता, औद्योगिक अपशिष्ट निगरानी और गंगा ग्राम शामिल है। अगला प्रश्न है आपका यह एक एकीकृत संरक्षण मिशन है जिसे 2014 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान हर महीने की किस तारीख को आयोजित होता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी 9 तारीख को। यह सुनिश्चित करता है कि व्यापक और गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व देखभाल मुफ्त में प्रदान की जाए। मातृत्व जो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है, इसका शॉर्ट फॉर्म है PMSMA। अगला प्रश्न है आपका कि 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री ने जम्मू और कश्मीर के कटरा में कितने करोड़ रुपए की अधिक लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। एक तो यह प्रश्न आपका करंट अफेयर्स का भी बन जाता है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी 16,000 करोड़। इसमें दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे जैसी प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शामिल हो सकती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लक्ष्य मार्च 2027 तक कितने घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ना है। आप सभी इससे परिचित हैं। सी ऑप्शन 1 करोड़। बहुत अच्छी योजना है। इसके माध्यम से लाभार्थियों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने का प्रावधान है। तो ये थोड़ा गड़बड़ लगता है कि 300 यूनिट ही क्यों, जब पैसा हमारा लग रहा है, छत पे हमारी लग रही है, तो सिर्फ 300 यूनिट क्यों। अगला प्रश्न है आपका कि सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुई थी। सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी 22 जनवरी 2015। सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से की गई थी। यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा और विवाह के लिए बचत को प्रोत्साहित करना है। अगला प्रश्न है आपका कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2023-24 में कितना हो गया। सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी 930।
अगला प्रश्न है आपका कि मिशन मौसम का शुभारंभ कब हुआ था? सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए बी 14 जनवरी 2025 को। इसकी घोषणा सितंबर 2024 में की गई थी और ये लॉन्च किया गया 14 जनवरी 2025 को। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि बीमा सखी योजना के तहत महिलाओं को पहले वर्ष में मासिक कितने रुपए वेतन मिलेगा? सही उत्तर है ऑप्शन सी 7,000। अगला प्रश्न है आपका यूपी एग्रीज उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइज स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट परियोजना की अवधि कितने वर्ष की है? सही उत्तर है ऑप्शन सी 6 वर्ष की। यह कृषि विकास और ग्रामीण उद्यमों को मजबूत करना इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है आपका कि स्मार्ट सिटीज मिशन कब शुरू किया गया था? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी 25 जून 2015 को। स्मार्ट सिटीज मिशन भारत सरकार की एक शहरी नवीनीकरण और रिट्रोफिटिंग कार्यक्रम है। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य शहरों को नागरिक अनुकूल और टिकाऊ बनाना है। देखिए, इसमें स्मार्ट सिटीज का मतलब क्या होता है वो हमें समझना होगा पहले। बहुत से लोग आपको भड़काएंगे, लेकिन जो ओरिजिनल बात है, वास्तविक बात है, उस पर बात करते हैं राजनीति से दूर हटकर। स्मार्ट सिटीज का मतलब है कि शहर में उचित व्यवस्था हो टॉयलेट्स की, वहां पर सफाई हो, पेट्रोल पंप पर टॉयलेट्स हो, वहां पर सफाई हो, रेलवे स्टेशन पर आपको पीने का पानी उपलब्ध हो, वहां पर सफाई हो और स्वचालित जीना हो, और इसके अलावा प्लेटफॉर्म क्रॉस करने के लिए ब्रिज बना हुआ हो, बस स्टेशन पे भी आपको सफाई मिले, नियमित शहर की नालियों की सफाई हो। यह सब स्मार्ट सिटीज के अंतर्गत आता है। मेडिकल सुविधा आपको समय पर मिले। अगला प्रश्न है आपका कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन बी ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराना। यह खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित की जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत कंपोनेंट ए एवं कंपोनेंट बी में अनुदान की इकाई लागत तथा प्रतिशत क्या है? सही उत्तर है 4 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर पर 40%। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए इकाई लागत 4 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर निर्धारित की गई है। इस पर लाभार्थियों को 40% अनुदान प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि एक जिला एक खेल ओडीओएस योजना के अंतर्गत झांसी जिले में बैडमिंटन के स्थान पर किस खेल को शामिल किया गया है? सही उत्तर है बी ऑप्शन हॉकी। अब इसका कारण थे मेजर ध्यानचंद जी। यह योजना राज्यों में खेलों को बढ़ावा देने और स्थानीय प्रतिभाओं को निखारने के लिए है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-30 के अनुसार राज्य में कुल प्रजनन दर टीएफआर को वर्ष 2026 तक कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी 2.1 और 2030 तक घटाकर 1.9 करने का लक्ष्य है। टीएफआर को प्रतिशत में नहीं बल्कि प्रति महिला बच्चों की संख्या के रूप में मापा जाता है, इसलिए 2.1 सही है। अगला प्रश्न है आपका कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत कक्षा 9 में प्रवेश होने पर कितनी रुपए की आर्थिक मदद प्रदान की जाती है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी 3,000 रुपए की। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत बालिकाओं को विभिन्न चरणों में आर्थिक सहायता दी जाती है। बालिकाओं के कक्षा 9 में प्रवेश लेने पर 3,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। टोटल इसमें अब 25,000 कर दी गई है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किशोरी बालिका योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? सही उत्तर है ऑप्शन बी 2019। इसका उद्देश्य है स्कूल न जाने वाली किशोरियों के पोषण, स्वास्थ्य और कौशल विकास में सुधार करना। उत्तर प्रदेश में इस योजना का शुभारंभ 2019 में किया गया था। यह सबला योजना का नया रूप है। ये जो गोरखपुर है, इस इलाके में रहने वाली जनजातीय एक समुदाय है टांगिया, उसको वनटांगिया गांवों को समग्र विकास करना है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना का शुभारंभ कब और किसके द्वारा किया गया? सही उत्तर है आपका 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा। 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। इस योजना का उद्देश्य सीमावर्ती पिछड़े और वनटांगिया गांवों के समग्र विकास करना है। वनटांगिया एक समुदाय है, ये गोरखपुर के आसपास रहता है और उसी के विकास के लिए पिछड़े और सीमावर्ती जिले हैं जो यूपी के, वहां के विकास के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की नया सवेरा योजना के प्रथम चरण में कितने जनपदों के 600 ग्रामों को बाल श्रम से मुक्त किया जाएगा? सही उत्तर है 11 जनपद। 11 जनपदों के 600 ग्रामों को बाल श्रम मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना का शुभारंभ और कब और किस अवसर पर किया गया? सही उत्तर है 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस। एक जिला एक उत्पाद योजना शुभारंभ 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर किया गया था। इसका उद्देश्य हर जिले के विशिष्ट पारंपरिक उत्पाद को बढ़ावा देना और रोजगार सृजन करना है।
अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपने चिन्हित उत्पाद बनारसी रेशमी साड़ी के लिए सही है? सही उत्तर है ऑप्शन बी वाराणसी। ओडीओपी योजना के तहत वाराणसी जिले को बनारसी रेशम साड़ी के लिए चिन्हित किया गया है। लखनऊ चिकनकारी के लिए, गोरखपुर टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत बच्चे के वयस्क होने तक उसके अभिभावक देखभालकर्ता को प्रतिमाह कितने रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है? सही उत्तर है 4,000 रुपए। इस योजना के तहत बच्चे के वयस्क होने तक 4,000 रुपए प्रति माह वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना उन बच्चों के लिए है जिन्होंने कोविड-19 में अपने माता पिता को खो दिया या दोनों में से किसी एक को खो दिया। अगला प्रश्न है आपका कि किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ कब हुआ था? सही उत्तर है आपका बी 6 जनवरी 2021 को। इसका उद्देश्य किसानों की आय दोगुनी करना और कृषि योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाना था। अगला प्रश्न है आपका कि मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के तहत बीमा राशि को कितने लाख रुपए करने का निर्णय लिया गया है? सही उत्तर है आपका सी 10 लाख। मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के तहत पंजीकृत व्यापारियों के लिए दुर्घटना मृत्यु बीमा कवर को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। पहले यह राशि 5 लाख रुपए थी। अगला प्रश्न है आपका किशोरी बालिका योजना में लक्षित आयु वर्ग कितना है? सही उत्तर है आपका 11 से 14 वर्ष। स्कूल ना जाने वाली किशोरियों को पोषण और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्रदान करना इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है आपका कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना की शुरुआत कब हुई थी? सही उत्तर है 24 जनवरी 2019 को। इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों जैसे बढ़ई, लोहार, कुम्हार को कौशल प्रशिक्षण देना और उन्हें टूल किट प्रदान करना। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के तहत व्यक्ति कितने प्रतिशत धनराशि वहन करने पर राज्य सरकार 40% देगी? तो 60% है ना, बचा हुआ जो है 100 में से 40 गया तो 60 बचा ना। तो प्रश्न ऐसा आ जाता है कभी कभी जिसका उत्तर प्रश्न में ही होता है। यदि कोई व्यक्ति अपने गांव में विकास कार्य जैसे स्कूल, बारात घर बनवाना चाहता है तो उसे लागत का 60% वहन करना होगा। शेष 40% धनराशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी और परियोजना का नाम दानदाता के पूर्वजों के नाम पर रखा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना में अधिकतम कितने लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है? सही उत्तर है आपका बी 2 लाख। अगला प्रश्न है आपका कि मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कितने लाख रुपए तक कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाती है? सही उत्तर है आपका सी 5 लाख। आयुष्मान भारत की तर्ज पर राज्य की योजना है। इसमें तहत परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक की मुफ्त कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान की जाती है और उनको कवर किया जाता है जो आयुष्मान भारत योजना में शामिल नहीं हो पाए। अगला प्रश्न है आपका कि टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना का शुभारंभ कब हुआ? सही उत्तर है आपका बी 25 दिसंबर 2021 को। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना की मंजूरी कब दी गई थी? सही उत्तर है बी 15 मई 2021 को। इसका उद्देश्य था राज्य में ऑक्सीजन और आवश्यक चिकित्सा उपकरणों के निर्माण की इकाइयों को स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता देना। अगला प्रश्न है आपका कि प्रकाश है तो विकास है योजना का शुभारंभ कब हुआ था? सही उत्तर है आपका बी 25 दिसंबर 2017 को। योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धन परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन देने के लिए शुरू की गई थी। इसका शुभारंभ 25 दिसंबर 2017 को किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि द मिलियन फार्मर्स स्कूल का शुभारंभ कब हुआ था? सही उत्तर है आपका बी 5 दिसंबर 2017 को। द मिलियन फार्मर्स स्कूल या किसान पाठशाला की योजना का उद्देश्य किसानों को आधुनिक खेती की तकनीकों से अवगत कराना है। इसका शुभारंभ 5 दिसंबर 2017 को हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि शहरी प्रवासियों के लिए किफायती किराए की आवास योजना को मंजूरी कब दी गई? सही उत्तर है आपका बी 26 मार्च 2021 को। शहरी प्रवासियों गरीबों के लिए किफायती किराए की आवास योजना को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 26 मार्च 2021 को मंजूरी दी। यह योजना शहरी प्रवासियों को कम किराए पर आवास उपलब्ध कराने के लिए है। अगला प्रश्न है आपका कि मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना में ग्रामीण श्रमिक महिलाओं को कितने लाख रुपए तक बिना ब्याज के ऋण मिलता है? सही उत्तर है बी 8 लाख। इस योजना के अंतर्गत स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण श्रमिक महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ऋण दिया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना में कुपोषित बच्चों की आयु सीमा कितनी है? सही उत्तर है आपका बी 6 माह से 5 वर्ष। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों में कुपोषण को दूर करना है। इसमें कुपोषित बच्चों के लिए लक्षित आयु वर्ग 6 माह से 5 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है आपका कि मुख्यमंत्री शिशुता प्रोत्साहन योजना में प्रशिक्षण भत्ते के रूप में प्रतिमाह कितने रुपए दिए जाते हैं? सही उत्तर है 2500 रुपए। इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों का योगदान होता है। 1000 रुपए राज्य सरकार देती है, 1500 रुपए केंद्र सरकार देती है।
अगला प्रश्न है आपका कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में अधिकतम कितने लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है? सही उत्तर है आपका सी 5 लाख रुपए। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत किसान की खेती के दौरान मृत्यु में किसी दुर्घटना में मृत्यु होती है या दिव्यांगता होती है तो अधिकतम 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना में कितने विधानसभा क्षेत्र में एक पर्यटन स्थल विकसित किया जाएगा? सही उत्तर है आपका ए, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में। अगला प्रश्न है आपका कि पावरलूम बुनकरों को सब्सिडी योजना में छोटे पावरलूम को प्रतिमाह कितनी यूनिट तक सब्सिडी दी जाती है? सही उत्तर है आपका यहां पर 120 यूनिट। ठीक है, 0.5 हॉर्स पावर के कनेक्शन के लिए प्रति माह 120 यूनिट की सब्सिडी प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि बाबा साहब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना में सामान्य जाति को अधिकतम कितने रुपए तक ऋण अनुदान मिलता है? सही उत्तर है आपका बी, 50,000 रुपए। बाबा साहब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत रोजगार शुरू करने के लिए ऋण पर अनुदान दिया जाता है। सामान्य जाति के लाभार्थियों के लिए अनुदान राशि अधिकतम 50,000 रुपए या परियोजना लागत का एक निश्चित प्रतिशत तक होती है और अन्य जातियों और के लिए ये 70,000 रुपए तक है। अगला प्रश्न है आपका कि मदरसा आधुनिकीकरण योजना का नया नाम क्या है? सही उत्तर है आपका SPEM। इसका पूरा नाम है स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन इन मदरसास कर दिया गया है। इसका उद्देश्य मदरसा में विज्ञान, गणित और कंप्यूटर जैसे आधुनिक विषयों की शिक्षा प्रदान करना है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश कोर नेटवर्क डेवलपमेंट परियोजना की कुल लागत कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर है? सही उत्तर है आपका सी, 570 मिलियन। उत्तर प्रदेश कोर नेटवर्क डेवलपमेंट परियोजना का उद्देश्य राज्य की सड़कों को अपग्रेड करना है। विश्व बैंक की सहायता से चलाई जा रही इस परियोजना की कुल लागत लगभग 570 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। अगला प्रश्न है आपका कि मुख्यमंत्री निराश्रित गोवंश सहभागिता योजना में प्रति गोवंश प्रतिदिन कितने रुपए भरण पोषण के लिए दिए जाते हैं? सही उत्तर है आपका 30 रुपए। ठीक है, इसको अब बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि वृद्धावस्था पेंशन योजना में 60 से 79 वर्ष के लाभार्थियों को प्रति माह कितने रुपए की पेंशन दी जाती है? सही उत्तर है 500 रुपए, लेकिन वर्तमान में इसे भी बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया है। ठीक है, और इसको भी बढ़ाया जाने की और संभावना है आने वाले महीनों में। अगला प्रश्न है आपका कि मुख्यमंत्री सुपोषण घर योजना में कितने जिलों में पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया? सही उत्तर है आपका 10 जिलों में। इसका उद्देश्य था अति कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार करना। इसे शुरुआत में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 10 जिलों जैसे चित्रकूट, चंदौली आदि में चलाया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि सामान्य सुविधा केंद्र प्रोत्साहन योजना में परिवार परियोजना लागत का कितने प्रतिशत राज्य सरकार वहन करती है? सही उत्तर है आपका सी, 90%। इसमें सामान्य सुविधा केंद्र स्थापित करने के लिए राज्य सरकार परियोजना लागत का 90% तक वहन करती है। अगला प्रश्न है आपका कि मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना में दुर्घटना पर अधिकतम कितने लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है? सही उत्तर है आपका सी, 5 लाख। यह किसानों और कमजोर वर्ग के लोगों को दुर्घटना बीमा कवर प्रदान किया जाता है। दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी अपंगता पर अधिकतम 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में उद्योग क्षेत्र की इकाई के लिए अधिकतम कितने लाख रुपए का ऋण मिलता है? सही उत्तर है आपका 25 लाख। सेवा क्षेत्र के लिए यह सीमा 10 लाख रुपए है। अगला प्रश्न है आपका मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण में सामान्य क्षेत्रों में प्रति आवास कितने लाख रुपए की लागत है? सही उत्तर है 1.20 लाख। सामान्य क्षेत्रों मैदानी में प्रति आवास की लागत 1.20 लाख रुपए है, जबकि नक्सल प्रभावित पहाड़ी क्षेत्रों में यह राशि अधिक होती है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा बंधन योजना हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए जाने से संबंधित प्रस्ताव कब अनुमोदित किया गया? सही उत्तर है आपका 10 अक्टूबर 2023। बंधन योजना का उद्देश्य राज्य के शहरी क्षेत्रों में स्थित सांस्कृतिक, पौराणिक, धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों का विकास करना है। इससे संबंधित प्रस्ताव को मंत्रिमंडल द्वारा 10 अक्टूबर 2023 को मंजूरी दी गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के पहले चरण 2023-24 में सरकार 25 दुधारू गायों को कितनी इकाइयां स्थापित करने के लिए लाभार्थियों को कुल लागत की कुल 50% सब्सिडी प्रदान करेगी? सही उत्तर है बी, 35 इकाइयां। पहले चरण में 25 दुधारू गायों की 35 इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिस पर 50% सब्सिडी मिलेगी। उच्च दुग्ध उत्पादक गायों जैसे साहिवाल, गिर की नस्ल को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है आपका कि मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना में दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु या स्थायी अपंगता होने पर कितनी राशि प्रदान की जाएगी? सही उत्तर है 5 लाख। अगला प्रश्न है आपका कि नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना हेतु कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? सही उत्तर है आपका 1000 करोड़ रुपए। इस योजना का उद्देश्य है उत्तर प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में अग्रणी बनाए रखना।
अगला प्रश्न है आपका कि मुखबिर योजना के तहत सूचना दाता को अधिकतम कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी? सही उत्तर है आपका 2 लाख रुपए। मुखबिर योजना का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना है। लिंग जांच करने वाले केंद्रों की सटीक सूचना देने वाले मुखबिर को कुल 2 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। देखिए, ये जो नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना है, यहाँ से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिल सकती है कि उद्देश्य इसका है उत्तर प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में अग्रणी बनाए रखना। एक खराब सोच यहाँ पर यह आ सकती है कि उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में आगे है ही, तो यहाँ पर पैसा क्यों खर्च करना। लेकिन जो चीज आगे है उसको आगे बढ़ाए रखना चाहिए, उस पर अपने संसाधन खर्च करने चाहिए। अगर घर का कोई लड़का मजबूत है, पढ़ सकता है, कुछ कर सकता है, तो उस पर संसाधन खर्च करने से वो ज्यादा रिटर्न देगा। और एक कमजोर लड़का है, पढ़ाई में पीछे है घर में, उस पर आप ज्यादा संसाधन खर्च करेंगे तो उतना अच्छे रिजल्ट आपको कभी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही है, सरकार को उन क्षेत्रों पर भी काम करना चाहिए जो क्षेत्र ऑलरेडी आगे चल रहे हैं, ताकि उनमें कोई गड़बड़ी ना आए, वो पीछे ना पहुंच जाए। अगला प्रश्न है आपका कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय के निर्माण के लिए नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने करोड़ का प्रावधान किया है? सही उत्तर है 685 करोड़। यह प्रश्न 2015 के पेपर काल का है। ठीक है, तो ये तब का प्रश्न है, अभी आपके लिए उतना मैटर नहीं करता। एक पीवाईक्यू सीरीज है तो मैंने यहां पर जोड़ दिया है। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसर में उनके घरों से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए? सही उत्तर है 70। ठीक है, एलपीसीडी का फुल फॉर्म होता है लीटर्स पर कैपिटा पर डे। सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है, लेकिन अब इसको जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के लक्ष्य से बदल दिया गया है। लेकिन प्रश्न के समय अनुसार 70 लीटर सही है। 2015 का प्रश्न है, अब 55 लीटर है और ये मिशन भी बदल दिया गया। अब जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल इसका हो गया है। अगला प्रश्न है आपका कि सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है सिवाय? सही उत्तर है आपका बी, नगरीय औद्योगिक संपदाओं में। सामाजिक वानिकी सोशल फॉरेस्ट्री का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और सार्वजनिक भूमि पर वृक्षारोपण करना है, ताकि ईंधन, चारा और लकड़ी मिल सके। इसमें सड़कों, रेल पटरियों के किनारे, बंजर भूमि और निम्नलिखित वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण शामिल है। नगरीय औद्योगिक संपदाओं में वृक्षारोपण इसका प्राथमिक घटक नहीं माना जाता, हालांकि शहरी वानिकी एक अलग श्रेणी है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका 2015 में पूछा गया था। प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में एमजी नरेगा प्रारंभ किया गया? राजस्व लेखपाल 2015 में प्रश्न पूछा गया था। सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, 2006। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा 2005 में पारित किया गया। उत्तर प्रदेश में इसका कार्यान्वयन 2 फरवरी 2006 को शुरू हुआ था। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि एमजी नरेगा मनरेगा कर दिया गया। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस संस्थान का मिशन भूमि संसाधनों के स्वास्थ्य और उत्पादकता को एक स्थायी तरीके से संरक्षित करना और सभी संभावित खेती योग्य भूमि की रक्षा, पुनर्वास और पुनः उत्पन्न करना था? सही उत्तर है आपका कि उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम। राजस्व लेखपाल 2022 में पूछा गया प्रश्न है, ए ऑप्शन आपका सही है। ऊसर और बंजर भूमि को सुधार करना इसका उद्देश्य है। यह निगम भूमि की उत्पादकता को बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करता है। इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि भूमि सुधार निगम के तहत स्थापित एफएफएस का पूर्ण रूप क्या है? तो सही उत्तर है आपका फार्मर फील्ड स्कूल। राजस्व लेखपाल 2022 का प्रश्न है, यह एक समूह आधारित शिक्षण प्रक्रिया है जहां किसान अपनी समस्याओं का समाधान करना सीखते हैं। इसका उद्देश्य किसानों को एकीकृत कीट प्रबंधन, आईपीएम और नई कृषि तकनीकों के बारे में शिक्षित करना है। अगला प्रश्न है आपका कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थी? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र? आप सभी इससे परिचित हैं, ए ऑप्शन सही है। राजस्व लेखपाल 2022 का प्रश्न है, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आती है, वानिकी आती है, मछली पालन आता है और खनन आता है। उस समय उद्योगों का विकास बहुत सीमित था। अगला प्रश्न है आपका कि किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना या चौथी पंचवर्षीय योजना या 9वीं? सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, 5वीं पंचवर्षीय योजना। रोलिंग प्लान को 1978 में जनता पार्टी सरकार द्वारा लागू किया गया था। यह 5वीं पंचवर्षीय योजना जो 1974 से 78 तक का थी,
उसके लिए उसके समाप्त करके लागू किया गया था। रोलिंग प्लान की अवधारणा गुन्नार मॉडल द्वारा दी गई थी। राजस्व लेखपाल 2022 का ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि देश के समग्र मछली उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा नहीं है। यहां पर शीर्षक हो गया, इसको आप ठीक करके शीर्ष कर लीजिएगा, ठीक है। राजस्व लेखपाल 2015 का प्रश्न है, सही ऑप्शन है आपका बी कर्नाटक। गुजरात समुद्र मछली उत्पादन में अग्रणी है। भारत में सबसे ज्यादा मछली उत्पादन आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल करते हैं। कर्नाटक शीर्ष उत्पादक राज्यों की सूची में अन्य राज्यों की तुलना में काफी नीचे है। अगला प्रश्न है आपका कि संसार में सर्वाधिक मछली उत्पादन कहां होता है। सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, चीन। विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। भारत मछली उत्पादन में विश्व में दूसरा सबसे बड़ा देश है। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है, जिसे ब्लू रिवॉल्यूशन के नाम से हम जानते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि पीली क्रांति किससे संबंधित है। तो सही उत्तर है आपका यहां पर तेलों और तिलहन से। राजस्व लेखपाल 2015 में पूछा गया प्रश्न है, भारत में पीली क्रांति के जनक सैम पित्रोदा माने जाते हैं। दुग्ध उत्पादन का संबंध श्वेत क्रांति से है। अगला प्रश्न है आपका कि कौन से वर्ष में बारदौली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से विभूषित किया था। 2015 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका फरवरी 1928। बारदौली सत्याग्रह गुजरात में 1928 में हुआ था, जो एक प्रमुख किसान आंदोलन था। इस आंदोलन की सफलता के बाद वहां की महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। यह आंदोलन लगान वृद्धि के विरोध में था। अगला प्रश्न है आपका कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा की स्थापना 1936 में कहां की गई थी। सही उत्तर है आपका यहां पर बी, लखनऊ। राजस्व लेखपाल 2015 का प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। इसका उद्देश्य किसानों की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर उठाना था। अगला प्रश्न है आपका कि अफीम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है। तो सही उत्तर है आपका डी, उत्तर प्रदेश, बाराबंकी जिला। 2015 का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बाराबंकी जिला अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का गाजीपुर जिला अफीम फैक्ट्री के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश देश के कुल खाद्यान्न का अकेले योगदान कितना करता है। राजस्व लेखपाल 2015 का प्रश्न है। सही उत्तर है 18 से 24%। ठीक है। गेहूं, गन्ना और आलू उत्पादन में यूपी प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है आपका, कहां पर कृषि पार्क नहीं है। तो सही उत्तर है आपका ए, नोएडा। उत्तर प्रदेश में एग्रो पार्क या कृषि पार्क लखनऊ, वाराणसी, हापुड़ और सहारनपुर में स्थित है। नोएडा में कृषि पार्क नहीं है। यह एक औद्योगिक और आईटी हब है। इन पार्कों का उद्देश्य कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण और निर्यात को बढ़ावा देना है। यह 2015 का प्रश्न है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम की स्थापना कब हुई थी। राजस्व लेखपाल 2015 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका डी, 2002 में। उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम की स्थापना 15 फरवरी 2002 को की गई थी। यह किसानों को प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार है। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। अगला प्रश्न है आपका कि ICARDA जो LFO सीरिया में है, उसकी स्थापना कब हुई थी। सही उत्तर है आपका बी, 1977। इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन द ड्राई एरियाज, इसका मुख्यालय अलेप्पो सीरिया में था, लेकिन अस्थिरता के कारण इसे बेरूत, लेबनान स्थानांतरित कर दिया गया। यह शुष्क क्षेत्रों में कृषि अनुसंधान पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है आपका कि कोर्स ग्रेन पल्स रूट ट्यूबर सेंटर CGPRT कृषि अनुसंधान संस्थान में कौन सा फसल नहीं आता। तो इसमें फलों का उत्पादन नहीं आता है। ठीक है। राजस्व लेखपाल 2015 में पूछा गया प्रश्न है। CGPRT का पूर्ण रूप है कोर्स ग्रेन पल्सेस रूट्स एंड ट्यूबर क्रॉप सेंटर। नाम से ही स्पष्ट है, इसमें मोटे अनाज, कोर्स ग्रेन्स का मतलब है मोटे अनाज, पल्सेस दलहन, रूट्स यानी कि कंदमूल फसलें शामिल हैं। फलों का उत्पादन इसके अंतर्गत मुख्य फोकस नहीं है। अगला प्रश्न है आपका कि डायरेक्टरेट ऑफ पोल्ट्री रिसर्च परियोजना निदेशालय कब और कहां बना है। 2015 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका 1988, हैदराबाद। कुक्कुट अनुसंधान निदेशालय की स्थापना 1988 में हैदराबाद में की गई थी। यह ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत आता है। इसका उद्देश्य कुक्कुट उत्पादन में शोध और विकास करना है। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सी पत्रिका कृषि उपयोगी नहीं है। कृषक जगत भोपाल, सेवाग्राम दिल्ली, खेती दुनिया पटियाला, तत्वबोधिनी पत्रिका। 2015 का प्रश्न है। सही उत्तर आपका डी हो जाएगा। तत्वबोधिनी जो पत्रिका है, ये एक बंगाली मासिक पत्रिका थी, जिसकी स्थापना 1843 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। ये ब्रह्म समाज के प्रचार और सामाजिक सुधार से संबंधित थी, ना कि कृषि से। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा फसल चक्र है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता।
तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है आपका वो हो जाएगा बी, मक्का, ज्वार और जौ। राजस्व लेखपाल 2015 का प्रश्न है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिंचाई की अच्छी सुविधाएं हैं, इसलिए वहां गहन फसल चक्र अपनाए जाते हैं। मक्का, ज्वार, जौ का चक्र वहां सामान्यतः प्रचलित नहीं है, क्योंकि यह कम आर्थिक लाभ वाला हो सकता है। मक्का, आलू, गेहूं या धान गेहूं वहां के प्रमुख फसल चक्र हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्र में तराई क्षेत्र मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। ये भी राजस्व लेखपाल 2015 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका ए, गोरई है। और जो आपका बिजनौर, ये आयोग ने सही माना था। देखिए जो आयोग जो जो बिजनौर है ये पश्चिमी तराई बेल्ट का हिस्सा है और गोरखपुर पूर्वी तराई क्षेत्र में आता है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के कृषि विश्वविद्यालय के रंगा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। के रंगा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1964 में। 2015 का प्रश्न है, आचार्य एनजी रंगा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1964 में हुई थी। आंध्र प्रदेश गुंटूर में यह स्थित है। इसका नाम किसान नेता एनजी रंगा के नाम पर रखा गया था। अगला प्रश्न है आपका कि पंजाब कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कौन से वर्ष हुई थी। यह भी राजस्व लेखपाल 2015 में पूछा गया प्रश्न है। सही उत्तर है 1962। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, जिसे पीएयू लुधियाना की स्थापना 1962 में हुई थी। यह भारत में हरित क्रांति लाने में अग्रणी संस्थान रहा है। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर 1960 में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 2004 में हुई, उसका संक्षिप्त नाम क्या है। सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी, जेएयू। राजस्व लेखपाल 2015 में पूछा गया प्रश्न, यह गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि लीची का उत्पादन कहाँ होता है। सही उत्तर है आपका ए, मेरठ। राजस्व लेखपाल 2015 का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लीची का उत्पादन मुख्य रूप से सहारनपुर और मेरठ जिलों में होता है। बिहार का मुजफ्फरनगर लीची के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। लीची के लिए समशीतोष्ण जलवायु उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न है आपका कि ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कौन से वर्ष की गई जिससे भारत में दूध का उत्पादन बढ़े। राजस्व लेखपाल 2015 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका सी, 1970-71। ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 में हुई थी। इसके सूत्रधार डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। इसके कारण भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया। अगला प्रश्न है आपका कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना को कब लागू किया गया। राजस्व लेखपाल 2015 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी, 1954 में। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना की शुरुआत 1954 में हुई थी। मुजफ्फरनगर की कैराना और सुल्तानपुर की मुसाफिर खाना तहसील से। इसे 1958 में पूरे प्रदेश में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद की स्थापना कब हुई। सही उत्तर है 1831 में। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की स्थापना 1831 में इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज में की गई थी। यह राजस्व मामलों का सर्वोच्च न्यायालय है। स्वतंत्रता के बाद इसके प्रशासनिक कार्य लखनऊ और न्यायिक कार्य प्रयागराज में विभाजित कर दिए गए। अगला प्रश्न है आपका कि 1 एकड़ किसके बराबर है। राजस्व लेखपाल 2015 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए, 1.62 बीघा। 1 एकड़ में लगभग 1.62 बीघा। कच्चा बीघा के संदर्भ में अलग हो सकता है, लेकिन यह मानक उत्तर है। ठीक है। 1 एकड़ बराबर होता है 4840 वर्ग गज बराबर 43,560 वर्ग फुट। एक पक्का बीघा में 20 बिस्वा होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कृषि क्षेत्र को पुनः विशेष प्राथमिकता कृषि किस पंचवर्षीय योजना में दी गई थी। सही उत्तर है आपका सी, तीसरी। 2015 का प्रश्न है। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि सर्वोच्च प्राथमिकता थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961-66 में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए कृषि, विशेषकर गेहूं उत्पादन पर पुनः जोर दिया गया। इसी दौरान हरित क्रांति की नींव पड़ी। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना से हरित क्रांति का दूसरा चरण शुरू हुआ। तो सही उत्तर है ए, तीसरी, बी, 5वीं, सी, 9वीं, डी, 8वीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। राजस्व लेखपाल 2015 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका डी, 8वीं। हरित क्रांति का प्रथम चरण 1966-67 से शुरू हुआ था। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992-97 के दौरान कृषि विकास और विविधीकरण पर जोर दिया गया, जिसे हरित क्रांति का अगला चरण माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस प्रकार की कृषि जोत में पाई जाती है। सही उत्तर है आपका सी, सीमांत जोत। भारत में अधिकांश किसान सीमांत जोत की श्रेणी में आते हैं। सीमांत किसान वे होते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर यानी कि 2.5 एकड़ से कम भूमि होती है। भारत में लगभग 68 से 70% किसान इसी श्रेणी में हैं। अगला प्रश्न है आपका कि और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, ये उद्गार किसका है। राजस्व लेखपाल 2015 में पूछा गया प्रश्न है। सही उत्तर है आपका ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू।
यह प्रसिद्ध कथन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। उन्होंने 1948 में स्वतंत्रता के बाद खाद्य संकट के दौरान कृषि की प्राथमिकता पर जोर देते हुए ये कहा था। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो ये अंडा और चिकन उत्पादन से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राजस्व लेखपाल का प्रश्न है, रजत क्रांति का संबंध अंडा और कुक्कुट उत्पादन से है। इस क्रांति की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के प्रयासों से मानी जाती है। कपास का संबंध सिल्वर फाइबर क्रांति से है। अगला प्रश्न है आपका कि केसर के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन डी, वर्तिकाग्र। राजस्व लेखपाल 2015 का प्रश्न है, केसर प्राप्त करने के लिए फूल के वर्तिकाग्र का उपयोग किया जाता है। भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू और कश्मीर में होता है। इसे लाल सोना भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि ललित किसकी एक उत्तम किस्म है? तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन डी, अमरूद। राजस्व लेखपाल 2015 का प्रश्न है, ललित अमरूद की एक उन्नत किस्म है। यह किस्म इलाहाबाद क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय है। इसका गूदा गुलाबी रंग का होता है और यह जेली बनाने के लिए उपयुक्त है। अगला प्रश्न है आपका कि पूषा रसराज की उन्नत किस्म किसकी है? सही उत्तर है आपका सी, खरबूजा। राजस्व लेखपाल 2015 का प्रश्न है, पूषा रसराज खरबूजा की एक हाइब्रिड किस्म है। ये अपनी मिठास और उच्च उपज के लिए जानी जाती है। इसे IARI भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि 1 हॉर्स पावर बराबर होता है? राजस्व लेखपाल का प्रश्न है, 2015 में पूछा गया। सही उत्तर है 746 वाट। शक्ति पावर का मात्रक होता है। एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होती है। कृषि में प्रयोग होने वाले पंप और ट्रैक्टर की क्षमता HP में मापी जाती है। सामान्यतः जो कृषि में ट्रैक्टर यूज होते हैं वो 36 से 48 हॉर्स पावर तक की क्षमता वाले होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययिता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयस्कर है? राजस्व लेखपाल 2015 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका बी, ड्रिप प्रणाली। ड्रिप सिंचाई प्रणाली जल संरक्षण के लिए सबसे कुशल मानी जाती है। इसमें पानी सीधे पौधों की जड़ों में बूंद बूंद करके दिया जाता है, जिससे बाष्पीकरण कम होता है। यह शुष्क क्षेत्रों के लिए अत्यंत उपयोगी है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रतिवर्ष भारत में कितना कृषि का कूड़ा और खरपतवार निकलता है? सही उत्तर है आपका सी, 350 मिलियन टन। राजस्व लेखपाल 2015 का प्रश्न है, 350 मिलियन टन। भारत में प्रतिवर्ष भारी मात्रा में कृषि अपशिष्ट उत्पन्न होता है। इसका सही प्रबंधन खाद बनाने या ऊर्जा उत्पादन में किया जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि परिक्षेत्रीय मृदा को और क्या कहते हैं? राजस्व लेखपाल 2015 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका उपयुक्त सभी। ट्रांसपोर्टेड मृदा, ड्रिफ्ट मृदा और एल्यूवियल मृदा। परिक्षेत्रीय मृदा या जलोढ़ मृदा वह मृदा है जो नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है। इसे ट्रांसपोर्टेड सॉइल यानी कि परिवहित मृदा या ड्रिफ्ट सॉइल भी कहा जाता है, क्योंकि यह अपने मूल स्थान से हटकर बनती है। इसलिए विकल्प डी सही है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। देखिए, निरंतर तैयारी करते रहिए। हमारी कोशिश है आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की, कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देने की। हम प्रयास करते रहेंगे और आपके साथ सहयोग बनाकर रखेंगे। आप भी सहयोग बनाकर रखें, अच्छे अच्छे कमेंट करिए। और अगर रही बात PDF की, अगर आप PDF पाना चाहते हैं तो जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ऐसा ही कंटेंट आपको PDFs में भी प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप व्हाट्सएप मैसेज नंबर जो दिख रहा है उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करिए और आपको PDFs की पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट टेलीग्राम पर मैसेज करने का भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।